हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। आज हम लोग जो है तो क्लास 10th का यूनिट 5 है और आपका जैव प्रक्रम यानी कि चैप्टर नंबर 5 आपका है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। हम जैव सजीव तथा अजैव निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं, यानी कि अपने को जीव और निर्जीव दोनों के बारे में जानना है। इसमें यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? जी बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि जब जैसे सांस चलती है तो ये क्या है, ये तो सजीव का ही लक्षण है। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। देखिए, समय के साथ वृद्धि करते हैं, भोजन बनाते हैं, अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। ये सब लक्षण किसके हैं? सजीव के ही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। अब देखिए, जो सजीव हैं वो बिल्कुल ऐसे तो नहीं कि चुपचाप से रहे आएंगे निर्जीव जैसे, उनमें कुछ न कुछ तो गति होगी ही। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी, मतलब कि वृद्धि होगी, अन्य भी हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, अणु जैसे गति करते हैं तो अपने को नहीं पता चलता है कि गति कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं नहीं होती हैं। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक को कहते हैं, ऊतक हो सकते हैं। ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब एक व्यवस्थित ढंग से अगर जीवन चलेगा पर्यावरण के अकॉर्डिंग तो ठीक है, अगर विघटित हो गई उसमें कुछ उसकी व्यवस्था में क्या होगी, टूट फूट होगी, तो क्या होगा, जीवन सही तरह से नहीं चल पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जिस तरह हम कोई मकान बना लें और उसकी कभी देखभाल ना करें तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी प्रकार अपना क्या है, अपना शरीर भी है। अपने शरीर के अंदर जो सेल होती हैं उनके मरम्मत के लिए उसको भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिससे क्या करे, बॉडी के जो मतलब नई कोशिकाओं का भी निर्माण करे और जो पुरानी कोशिका हैं उनकी मरम्मत करे, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हों तो अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम को सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कहने का मतलब जीवों में जैव प्रक्रम क्या है, यानी कि जब विशेष कार्य नहीं करते। जैसे कहने का मतलब हम कहीं चल फिर नहीं रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, सोते हैं, तो भी हमारे अंदर जो है तो क्या है, क्रिया हो रही है। जैसे हमारा मतलब सांस लेने का प्रोसेस है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब बहुत सारी जो बॉडी की क्रियाएं हैं वो क्या है कि मतलब ऑलरेडी चल रही होती हैं। ये क्या है, जैव प्रक्रम है। मतलब कि बिना चले फिरे भी वो अपना कार्य कर रही है।
क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। क्योंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, मतलब जो इन्वायरमेंट है ऐसा नहीं है कि किसी जीव के नियंत्रण में है, किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। जो इन्वायरमेंट में जितने जीव हैं सभी जो है तो मतलब इसमें क्या करते हैं, अपना निवास करते हैं और इसी से जो है तो अपना जीवन यापन करते हैं। अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। यानी कि जब जो शरीर के अंदर ऊर्जा है इसका क्या होता है, विघटन होता है और निर्माण भी होता है। क्योंकि जब विघटन यानी कि उसका जो अपने अंदर जो ऊर्जा है विघटन होगा यानी कि नष्ट होगा, किसी काम में एनर्जी लगेगी, वो उस एनर्जी उसका मतलब ख़त्म होगी, पर उसके लिए एनर्जी चाहिए भी तो बॉडी को चलाने के लिए, तो क्या होगा, उसको निर्माण भी करना होगा। दोनों चीज़ होगा, विघटन होगा या निर्माण की आवश्यकता होगी। जब विघटन नहीं होगा तो कैसे, कहने का मतलब जो अगर सजीव हैं तो उनमें तो विघटन होगा ही और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। बिना ऊर्जा के तो बॉडी नहीं चलेगी, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा एक कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। एक कोश की जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक कोश की में आपका कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, क्या है, ये एक कोश की है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है इनको। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, यानी कि जैसे जो एक कोश की है उसके लिए हर चीज़ आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने जैसे हम लोग हैं, जैसे शारीरिक रूप से बने हुए हैं, तो अपनी क्या है, संरचना जटिल है, क्योंकि हर फंक्शन के लिए अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, तो कैसे है, जटिल है। लेकिन एक कोश की जीव में सब कुछ अलग अलग नहीं दिया है। बस देखिए जैसे अमीबा का कैसे कूटपात बनाता है और भोजन फंसाया और पचाया, इस तरह से मतलब उसका सिंपल जीवन है। जबकि जो वैसे है, जो जैसे आपका गाय बकरी ह्यूमन बींग्स है, ये सब क्या है, आपके जटिल प्रक्रम में आ जाएंगे। तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मतलब हम लोगों में विसरण के द्वारा कोई काम नहीं होगा, गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। मतलब हमारे बॉडी में खाएंगे तभी ऊर्जा मिलेगी हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं खाएंगे तो भी ऊर्जा मिल जाएगी। हम पहले से भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हैं, क्योंकि अपनी जैसे बॉडी बनी है सब कुछ अलग अलग है। जैसे अपने सांस लेने के लिए अलग है, डाइजेशन के लिए अलग है, लीवर अलग है, हार्ट अलग है, ये सब क्या है, सब विशिष्टीकृत हैं। सब मतलब अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग जो है तो अपने फंक्शन बॉडी पार्ट्स हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। मतलब
अपन खाते तो हैं ठीक है मुख से, लेकिन इसको पचाने के लिए जो बॉडी के सभी भाग हैं उनके सभी भागों की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खा लिए बस हो गया। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। अब ऑक्सीजन को जैसे पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए कौन ले जाता है, देखिए ये आपका हीमोग्लोबिन ले जाता है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर के कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम कि नहीं, आपका मतलब जो उत्सर्जन है तो क्या है, ये आपका हानिकारक है, हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। अर्थात अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। अब देखिए अपन न्यूट्रिशन यानी पोषण देखते हैं 5.2 में। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता होती है। जीव कोई भी हो, लेकिन उसे जीवन यापन करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना ऊर्जा के शरीर नहीं चलेगा। लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं। स्वपोषी में जैसे आपके पौधे आ गए, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। आपकी नील हरित शैवाल जो है आपका जो है वो क्या है, आपके स्वपोषी है। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। स्वपोषी पोषण देखिए क्या है आपका। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाते हैं, मंड में, यानी कि स्टार्च में। उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन के व्युत्पन्न द्वारा कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। अब गाइज ये बात पॉइंट वाली है, आप नोटबुक में नोट करिएगा कि जो अपन ह्यूमन बींग्स है तो किसके रूप में एनर्जी को इकट्ठा करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। और आपके जो पौधे हैं वो किसके रूप में भोजन इकट्ठा करते हैं, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। फिर देखिए इसमें क्या है,
आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल है 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्लोरोफिल के उपस्थित प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है उससे जो है तो अपने भोजन का निर्माण करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। कौन? पौधे। C6H12O6 किसका है? ग्लूकोज का फार्मूला है। 6O2 6 ऑक्सीजन के अणु 6 दूनी 12। अब देखिए कितने ऑक्सीजन है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको देखना होगा। ये अपन फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ लिए थे, संतुलित कैसे करते हैं। 6H2O 6 दूनी 12 कितने हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। और इधर कितने हो गए? इधर 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन है आपके? 12 है। और इधर 6 दूनी 12 है तो इस C6H12O6 हो गया आपका, और 6O2 हो गया यानी कि 6 दूनी 12, और 6H2O हो गया तो यानी कि 6 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब गिन लीजिए आपके कितने ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन है, फिर इस प्रकार से इधर संतुलित करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है? ऊर्जा को जो है तो अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं पौधे। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। फिर थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आपका क्या होता है कि जो मरुस्थल में जो पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, दिन में इनका स्टोमेटा बंद रहता है, ये जो है तो नहीं खोलते क्योंकि इनका जो पानी है तो बाहर निकलेगा, इसलिए जो है तो इसमें कांटे पाए जाते हैं। आप जैसे नागफनी के पेड़ देखिए उसमें, तो ये क्या होता है कि रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और दिन में फिर क्या होगा, क्लोरोफिल के में मतलब दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाएगा। कहने का मतलब वो अपना भोजन बनाएगा। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप पत्तियों में देखिए कभी कभी ऐसे लगेगा कहीं कहीं पर ज़्यादा डार्क है, उसको धूप की तरफ करके देखिए लेके एक पत्ती तोड़ के, तो वहाँ क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। यानी क्लोरोफिल अगर नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और अपना भोजन बनाएगा। क्रियाकलाप 5.1 में देखिए, गमले में लगा एक सबलित पत्ती है। उन्हीं उदाहरण के लिए क्या है, मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा लीजिए। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। जब 3 दिन तक अंदर रखेंगे और उसे भोजन बनाने को नहीं मिलेगा, सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं बनाएगा। तो जो उसमें ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में ह्यूमन में होती है और प्लांट में किस रूप में होती है, मंड यानी स्टार्च के रूप में होता है, तो क्या होगा, उसी स्टार्च को अपना यूज कर लेगा। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। जब 6 घंटे के लिए रखेंगे तो फिर से अपना जो है तो भोजन बनाएगा। पौधे में एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसके हरे भाग को अंकित करिए तथा इसमें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबालते पानी में डाल दीजिए। फिर जब उबल जाए पत्ती तो उसे क्या करना है, अल्कोहल के भरे बीकर में डुबा दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबालने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, तो देखिए पत्ती का रंग इसमें हरा हो जाएगा। जब अल्कोहल में डालकर इसको बॉयल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा।
अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। अब इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें ये पूछ रहा है मंड का परीक्षण आपको पूछ रहा है, यानी स्टार्च का परीक्षण पूछ रहा है कि पत्तियों में स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार से करेंगे, तो वही जो है तो इसमें पूछा गया। फिर पत्ती को बाहर निकाल कर उसमें आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए। जब देखिए आयोडीन को तनु विलयन में डाल दीजिए, फिर पत्ती को बाहर निकालना है और उसे धोना, अवलोकन करना। प्रारंभ में पत्ती का ट्रेस किया था उससे उसकी तुलना कीजिए। जब पहली बार जब पत्ती को गर्म लिए और उसे ट्रेस करके और उसको पानी में डाले, पहले बॉयल किए, फिर इसके बाद अल्कोहल में डाले, फिर उसको बाहर निकाले, फिर इसके बाद जो है तो क्या किए, फिर से इसमें लिए ट्रेस में पत्ती को अवलोकन करने के लिए कि किस प्रकार से दिखता है। फिर उसके बाद जो है तो उसमें आयोडीन के कुछ बूंदे डाले, तो उसमें से क्या निष्कर्ष निकला कि पत्तियों में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। यानी कि उसका ये है कि काला या नीला डार्क कलर के हो जाएगा, जैसे इसमें देखिए पत्ती में दिखा रहा है, इस प्रकार से हो जाएगा ये बी वाले में। तो इसके मतलब क्या है उसमें कि स्टार्च प्रेजेंट है। यही है इसका 5.1 का मतलब मेन जो इसका जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब यही है मंड का परीक्षण। देखिए अब ये स्टोमेटा कैसे हैं, द्वार कोशिकाएं हैं, इसमें देखिए ये है, फिर रंध्र छिद्र है, हरित लवक है इसमें, फिर खुला हुआ तथा बंद। खुला हुआ तो देखिए चित्र ए में किस प्रकार से खुला हुआ, बी में किस प्रकार से ये बंद है स्टोमेटा, इस प्रकार से। फिर इसके बाद क्या है आपका, अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है, जिस प्रकार से ये डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए स्टोमेटा के खुला हुआ है ए में, बी में क्या है, बंद है। अब 5.2 क्रियाकलाप आ गया। गाइज आज के लिए इतनी ही क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद जो है तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पढ़ाएंगे। गाइज आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज, हमें सपोर्ट करिए।